दोस्तों नमस्कार। मैं अमित अमित टॉक शो में आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, प्रत्येक एपिसोड में हम एक नए इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ मिलते हैं। आज भी हम जिस शख्सियत के साथ मिलने जा रहे हैं वो शख्सियत काफी इंस्पायरिंग है। मैं बताना चाहूंगा, उनका नाम मिस्टर प्रदीप मोरे जी है एंड ही इज ए साइन एक्सपर्ट। ही इज ए फाउंडर डायरेक्टर ऑफ पहल फाउंडेशन. He is one of the pioneer of the state level association of the Deaf Maharashtra and was a decade of experience in the areas of teaching Indian Sign Language, counseling and employability training for the deaf youths. दोस्तों, उनकी अगर जब हम जर्नी जब उनसे ही सुनेंगे और एक एक चीज को जब हम जानेंगे तो पता चलेगा कि किस लेवल का उनका अपनी जर्नी है। एंड आई एम श्योर आप लोगों को काफी इंस्पायरिंग उनकी स्टोरी लगेगी। सो बिना विलंब किए हम जानना चाहेंगे, हम वेलकम करते हैं प्रदीप जी का। प्रदीप जी, स्वागत है आपका। एंड यस प्रदीप जी, जैसे कि हम जानते हैं वो साइन लैंग्वेज में हमसे बात करने वाले हैं। उनको इंटरप्रेट करने के लिए उनके साथ हमारे बीच हैं तस्लीम जी। तस्लीम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मैं समझ सकता हूँ आपका अपना एक बिजी शेड्यूल होता है, उसमें आपने समय निकाला और हमारे टॉक शो में आप आए, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सो चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। प्रदीप जी, हम बताना चाहेंगे कि आपने पहल फाउंडेशन की शुरुआत की है, तो चर्चा को हम लोग पहल से ही शुरुआत करते हैं। पहल की पहल कैसे हुई, प्लीज बताएं। ठीक है। मैं प्रदीप मोरे हूँ। जैसे कि अमित ने बताया कि मैं भी पहल फाउंडेशन का डायरेक्टर और फाउंडर हूँ। जब हम सोच रहे थे कि कुछ हम कम्युनिटी के लिए करें, तो मेरे जो फ्रेंड है अनिकेत सिलगांवकर, तो हम बस इस पर मैं और वो हम दोनों मिलके साथ में चर्चा करते थे कि हम क्या करें, कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत करें कि ना जहाँ पे डेफ कम्युनिटी के लिए अच्छा हो। हमने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन में देखा है, हियरिंग लोग जो बोलने सुनने वाले लोग हैं, वो डायरेक्टर्स हैं, वो उन्होंने अपनी इंडस्ट्री में बहुत सक्सेस किया है, और यहाँ महाराष्ट्र में इतना कुछ नहीं था। तो हमने सोचा कि हम पहल की शुरुआत करें। पहल का यही एक मकसद है कि हम जो डेफ एजुकेशन है, जो डेफ लोग, जो बच्चे बोल सुन नहीं सकते, उनके एजुकेशन पर फोकस करें, साइन लैंग्वेज को और कुछ आगे बढ़ाए। उनका एजुकेशन बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है डेफ लोगों का। तो यही सारे मुद्दों को नज़र रखते हुए हमने पहल फाउंडेशन की शुरुआत की, और हमने मतलब 2018 में उसको शुरू किया। That's great. That's really great and inspiring, प्रदीप जी। प्रदीप जी, एक बात बताएं। नॉर्मली एक इंसान का अपना एक बचपन होता है, एक बैकग्राउंड होता है, एंड वो बैकग्राउंड बहुत ज्यादा मायने रखता है। और आगे चल के कोई भी अपने जो एस्पिरेशंस होते हैं उनको अचीव करने में, या यूं कहें कि उनको जीने में, उनके तरफ अपना एक एक छोटा छोटा स्टेप्स लेने में, राइट। सो हम जानना चाहेंगे कि आपका बचपन कैसा था, आपका बैकग्राउंड क्या था, और क्या ये जो एस्पिरेशंस था बचपन में ही आपके दिमाग में आ गया था और इस पर आगे चल के ऐसा कुछ करने का सोचा था? प्लीज डिटेल्स में बताएं। तो एक्चुअली बहुत अच्छी कहानी है इसके पीछे। जब मतलब हम बचपन से ही, मैं जब छोटा था तो हम यही सोचता रहता था कि हम मतलब हमें बोलकर और बोलकर सिखाया जाता था। उस टाइम हमें स्कूल्स में भी साइन लैंग्वेज नहीं दी जाती थी, साइन लैंग्वेज करने के लिए नहीं कहा जाता था। तो हम लोगों को सोचना भी कि हम क्या करेंगे बहुत अलग था। मैं अपने भाई को देखता था, मेरे बड़े भाई को हमेशा से ही डॉक्टर बनना था, और उनका एक कैसे था कि ना वो बड़े होके एमबीबीएस करेंगे, वो डॉक्टर बनेंगे। तो उस वक्त जब मैं पढ़ाई करता था, तो उस वक्त मतलब हमें, हमारे लिए रोल मॉडल्स होता है, पता है कि हम रोल मॉडल्स देखते हैं और उनकी तरह बनना चाहते हैं। तो जब हम छोटे थे तो हमारे लिए ऐसे कुछ नहीं था। तो मैं गांव में ही काम करता था,
क्योंकि वही शायद मुझे पसंद था, है ना, खेती करने के लिए। उस वक्त पढ़ाई लिखाई तो इतनी थी नहीं, और खेती करता था तब मेरे पापा ने, मतलब मेरे फादर ने मुझे, पिताजी ने ये कहा कि तुम जाओ और पढ़ो। फिर मैं ये भी कहता था कि मैं कहाँ पढ़ूं करके, ना मेरे लिए कोई एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है। तो हमें कहीं से पता चला कि हैदराबाद में एक ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ मेरे जैसे लोग ही सिखाते हैं, बोलने सुनने वाले लोग ही सिखाते हैं साइन लैंग्वेज में। तो फिर 22 साल का उस वक्त रहा रहूंगा, तब मुझे मतलब मैं वहां गया हैदराबाद में, और वहां जाके मैंने देखा, मैंने अपना बेसिक इंग्लिश से शुरुआत की वहां पे हमें साइन लैंग्वेज में बताया गया, और मैं बहुत मतलब शौक था वहां देख के कि मेरे जैसे लोग ही मुझे सिखा रहे हैं। उस वक्त मतलब मैंने ये तय किया कि नहीं, हमें भी करना है, और मैंने बहुत ठान लिए कि नहीं, मुझे पढ़ाई अच्छे से करनी है, पढ़ाई में आगे बढ़ना है। और फिर ऐसे था कि नहीं, पढ़ाई करके आगे जाना है, और फिर से मैं वापस खेती बाड़ी की तरफ नहीं गया। अगर मेरे पापा ने, मेरे मम्मी ने मेरा साथ नहीं दिया होता, मुझे खेती से हटकर एजुकेशन में नहीं डाला होता था, तो शायद मेरा सक्सेस, मुझे ग्रोथ मिलती ही नहीं थी। बट मैं इसलिए अपना शुक्रगुजार हूँ मेरे माँ बाप का कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, पढ़ाई के लिए कहा। मैंने देखा है, मैंने बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़कर भी काम किया है। तो रोल मॉडल दिखाना इंडिया के हर, मतलब नेशनल लेवल पर बच्चों को रोल मॉडल देना बहुत जरूरी है। तो जब मैं यहाँ भी ट्रेनिंग करता था बच्चों के लिए, तो उनको मैं सिखाता था नहीं कि आप एजुकेशन लो और काम करो, तो ये आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। और हमें रोल मॉडल, ऐसे डेफ रोल मॉडल्स बताने पड़ेंगे कि जिस तरह के से हम सक्सेस कर रहे हैं, ताकि जो दूसरे डेफ बच्चे हैं वो रोल मॉडल्स अपने जैसे लोगों को देख के सीखे। पहले मेरे लिए भी नहीं था, मुझे ऐसे लगता था कि मैं कुछ नहीं कर सकता या मैं अचीव नहीं कर सकता। मेरे पापा ने मुझे सपोर्ट किया और मुझे अपने जैसे रोल मॉडल्स मिले, तो मैं शायद आगे बढ़ सका। मैं ये मतलब इसी के लिए हर क्षेत्र में, इवन डेफ एजुकेशन, डेफ राइट्स के लिए एडवोकेसी करना, इन सारी चीजों के लिए डेफ रोल मॉडल्स का होना बहुत जरूरी है। फैंटास्टिक, दैट्स रियली मतलब uh, uh, काफी इंस्पायरिंग है। और सबसे अच्छी बात जो समझ में आ रही है आपकी बातों से कि आपके पेरेंट का सपोर्ट बहुत जबरदस्त रहा। यहाँ आपकी इस स्टोरी से मैं अपने दर्शकों को बोलना चाहूंगा कि आपका बच्चा कैसा भी हो, कितनी भी सारी चैलेंजेज हो, मैं इतना बताना चाहूंगा, वो इस दुनिया में अगर आया है तो उसकी अपनी एक स्टोरी होने वाली है। बस आप उसको सपोर्ट करें। सक्सेस के लिए किसी बैकग्राउंड की कोई जरूरत नहीं है, लैंग्वेज की भी कोई जरूरत नहीं है। लैंग्वेज में चैलेंज होना, स्पीकिंग चैलेंज होना, ये भी कोई चैलेंज नहीं है। इनफैक्ट कोई भी कुछ भी कर सकता है। एंड जैसा कि हम सुन पा रहे हैं, देख रहे हैं, प्रदीप जी आज पिछले 10 सालों से अपने इस मुहिम में एक लेवल तक पहुंच चुके हैं। प्रदीप जी, आप जब इस फील्ड में आ गए और आपको एक प्लेटफॉर्म मिल गया जहां से आपने सीखना चालू कर दिया, देन फाइनली अगेन 22 साल का एज अपने आप में बहुत ज्यादा होता है, और उसके बाद शुरुआत करना कहीं ना कहीं चैलेंजिंग तो होता है, राइट? शुरुआती चैलेंजेस क्या थे, एंड वो कब ऐसा मतलब टाइम आया जब आपको आपको लगा कि नहीं, अब मैं राइट ट्रैक पे आ गया हूं, अब मुझे पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है, अब तो मुझे आगे ही देखना है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएं। ठीक है। मैं अपने बारे में बताऊंगा। जब मैंने जैसे कि 22 साल की उम्र में इंग्लिश सीखने की शुरुआत की, एजुकेशन जैसे बिल्कुल नहीं था, जी कुछ समझ में नहीं आता, ABCD से शुरुआत की। हैदराबाद में जो 3 साल की ट्रेनिंग थी ना, हमारा बेसिक कोर्स होता है। जब हम छोटे बच्चों को, जैसे हमारे घर में बच्चे पैदा होते हैं तो हम जी उन्हें केजी में डालते हैं, फिर वो नर्सरी, केजी, जूनियर केजी, सीनियर केजी, ऐसे जाते हैं। तो मेरे लिए 22 साल का होने के टाइम पर और उन बच्चों की पढ़ाई एक जैसी थी कि केजी के बच्चे ABCD पढ़ते थे और मैं भी वही पढ़ता था। तो मैंने वहीं से शुरुआत की, 3 साल का कोर्स किया। वो 3 साल का कोर्स करने के बाद बहुत मेहनत की, और फिर उसके बाद वो हर एक इंसान की जिंदगी में आता है ना कि एक वो यंग है तो जॉब सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो कहीं जॉब अवेलेबल नहीं थे, बहुत जी मुश्किल होती थी। मैंने देखा, मैं जब एक अमित करके एक सोलापुर के बोलने सुनने वाले मैंने एक व्यक्ति थे जिनको मैंने देखा था। तो
मैं उनसे मतलब मैं उनको हमेशा देखता रहता था, और उन्होंने मतलब मुझे उस वक्त हार्डवेयर वो मुझे सिखा रहे थे। तो ओके। और मुझे उन्होंने लकीली इंटर्नशिप के जैसे मुझे काम भी दिया, और मुझे महीने के 800 रुपए मिलते थे उस उन्हें उनके साथ काम करने के लिए। तो तो मैं, और ये हैदराबाद में ही होता था, तो मैं पढ़ाई भी करता था और वहाँ पे काम भी करने लगा। मैंने अपने पापा से बात की कि बहुत कम पगार है यहाँ पे, कैसे होगा गुजारा भी। तो पापा ने कहा ठीक है चलो आप कर लो ना। मुझे कहीं ना कहीं फिर भी ऐसे लगता था कि नहीं, मुझे सब कुछ आता है, खेती बाड़ी आती है, तो मैं शायद वही जाके कर लूंगा। अब ये हार्डवेयर में मतलब काम करके फिर भी कि गुजारा नहीं हो सकता। 800 रुपए में एक महीना, मतलब 22 साल, 2003 था। तो वहां पे खुद ही से रहना, वहां पे रेंट पर घर का भाड़ा मैनेज करना, खाना पीना मैनेज करना, तो ये सारा 3 साल का एक्सपीरियंस वहीं पे था। तो वो मुझे ऐसे 800 रुपए कभी मिलते, कभी कम भी मिलते। तो मैंने वहीं से सीखने की शुरुआत की, और 1 साल वहां पे मैंने उनके साथ काम किया। वो सोलापुर के व्यक्ति थे, और हार्डवेयर सीख ली, हार्डवेयर में काम भी किया उनके साथ। तो मेरे लिए सीखना हर चीज बहुत ज्यादा जरूरी थी। एक्सपीरियंस मतलब हर एक चीज का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा जरूरत था, बिकॉज मुझे नहीं पता कि वो कब कभी काम आ जाएगा। अब वो होने के बाद में जब फिर से अपने घर वापस आया महाराष्ट्र में, पापा से पूछा कि आप क्या करूं, कहाँ पे और जाके ट्रेनिंग लूं जहाँ पे ना मैं उनके साथ मैं आगे बढ़ सकूं। तो जब हम हमारे महाराष्ट्र में स्कूल्स हैं, डेफ स्कूल्स हैं, मतलब ऐसे हो जाता है कि माँ बाप बच्चों को स्कूल में छोड़ते हैं, टीचर्स बच्चों का आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं उससे किसी को कुछ पड़ी ही नहीं है। तो ऐसे ही हमने बहुत इंक्वायरी की, इंक्वायरी करने के बाद पता चला हमें कि मुंबई में जाओ, मुंबई में कोई एक ट्रेनिंग सेंटर है। तो और मतलब पहले तो हमें ना, हम गांव के हैं तो मतलब हम लोग को ऐसा लगता है कि नहीं नहीं बॉम्बे बहुत खराब होगा, वहां पे बहुत मार होती है, कैसे जाएंगे। तो जी। 2010 में अ, उसके पहले मैं बहुत सारा मतलब 2003 के बाद से मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग की, बहुत जगह पे गया, बहुत जाके सीखा, अलग अलग तरीकों में ट्रेनिंग हासिल की, स्किल एजुकेशन लिया। उसके बाद में मैं 2010 में यहाँ पे जो बॉम्बे में एक इंस्टीट्यूट है आलिया वर्जंग, वहाँ आया। वहाँ पे साइन लैंग्वेज को सिखाया जाता है बोलने सुनने वालों को। तो वहाँ पे जो मेरे ट्रेनर्स थे, सुजित सहस्रबुद्धे, शफिक है, विक्की शफिक सर है, और विक्की सर है। तो एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा मोटिवेशन रखता हूँ इन मतलब सुजीत सर जो है वो मुझे बहुत इंस्पायर करते हैं। तो मतलब उन्होंने मतलब मेरी एक आइडेंटिटी क्रिएट करने में बहुत मदद की। 3 महीने में उनके अंडर था, सीख रहा था ए लेवल साइन लैंग्वेज का। तो उस वक्त ये भी समझ में आया कि बहुत सारी हियरिंग जो बोलने सुनने वाले लोग हैं हम उनको सिखा सकते हैं, क्योंकि मेरे घर में भी मेरे माँ बाप के साथ मेरा कोई बातचीत या कम्युनिकेशन नहीं होती थी, या रिलेटिव्स के भी साथ में, क्योंकि उन्हें साइन लैंग्वेज आती ही नहीं थी। तो जब मैं वहाँ ये सीखने के लिए गया तो मुझे रियलाइज हुआ कि शायद कि ये मेरे घर वाले भी सीख सकते हैं। और फिर वो ट्रेनिंग 3 महीने की, और उसी के बाद आईएसएल में सिखाने भी लगा वहां पर। तो जैसे तस्लीम हमारे साथ बैठी है, तस्लीम पालवी, उनके जो क्लासमेट्स थे, उन ये एक बैच था जिनको मैंने ट्रेन किया था साइन लैंग्वेज में। और मैंने देखा कि ये लोग भी साइन इम्प्रूव कर रहे थे। वहां पे मैं फुल डे काम करता, इवन पार्ट टाइम जो शाम के बैचेस होते उनको भी मैं सिखाया करता था, और ये कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब थे। तो मैंने अपने पेरेंट्स को बताया था कि मुझे एज अ ट्रेनर जॉब मिला है साइन लैंग्वेज का। तो मेरे माँ पापा मम्मी भी बहुत खुश हो गए थे कि मैं एज अ ट्रेनर, एज अ टीचर, साइन लैंग्वेज टीचर काम कर रहा था। तो और उस वक्त मेरी पढ़ाई मैं 12वीं कक्षा में था, तो मतलब मैं पढ़ाई भी करता था, और करस्पॉन्डेंस स्टडीज थी, तो एग्जाम के टाइम ही जाना है। तो लोगों को लगता होगा ना कि एग्जाम एजुकेशन बहुत अच्छा है, बट ऐसा नहीं था। मैंने 10th 12th पास की, हाँ कॉपी करके पास की, बिकॉज वैसे ही हमें अलाउड हुआ। स्कूल में कभी किसी ने सिखाया ही नहीं। हर अभी जब हम जॉब के लिए जाते हैं, काम करने के लिए वैकेंसी निकलता है, गवर्नमेंट जॉब में भी लगता है कि ना 10वीं पास चाहिए, 12वीं पास चाहिए। ये सरकारी जॉब्स होते हैं, सरकार ही बनाती है, जब एजुकेशन नहीं देती है फिर भी सर्टिफिकेट्स मांगती है। तो जी। वो कंप्लीट करना भी जरूरी था। तो मगअप करके जितना होता था, इंग्लिश तो इतनी आती नहीं थी 22 साल में, तो मतलब सिर्फ सीखना, वहां पे थ्योरी इंग्लिश में इतना सब कुछ लिखना और एक्सप्रेस करना अपने आप को बहुत डिफिकल्ट होता था। तो मैं
एग्जाम देने चला जाता था। 1 साल मुंबई में इसी तरीके से मेरा रहा, यहाँ पे काम करता था, सिखाता था। और बट एग्जाम देना कॉपी करके मुझे खुद को पसंद नहीं था। और ये सिर्फ मेरी ही बात नहीं है, ये पूरे इंडिया में जितने डेफ लोग हैं, तो शायद जी ये हर किसी की यही प्रॉब्लम है। अगर आप किसी डेफ को जानते हो, आप बात करो, आपके रिश्तेदार में कोई डेफ है जो बोल सुन नहीं सकते, उनसे बात करो कि उनका एजुकेशन क्या क्या रहा है। अगर मैं बात करूं, पूरे इंडिया में मतलब 2% लोग अच्छे से बोल सुन सकते हैं, जो डेफ है वो पढ़ सकते हैं या लिख सकते हैं अच्छे से। साइन लैंग्वेज में वो बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करेंगे अपने आप को, बट लिखना की बात आ जाएगी तो 2% है जो सक्सेसफुल है और 98% सक्सेसफुल नहीं है। पूरी पूरी स्टोरी लिखना बहुत डिफिकल्ट होता। मैं अलियावर जंग में था, तब मैं जो इंग्लिश वहां सीखता था, तो मैं गूगल की हेल्प लेता था ताकि मैं नए नए शब्द और सीख सकूं। मैं इमेज देख करके इंग्लिश के नए वर्ड सीखता था। जब जी मुझे पता चला कि मतलब लोग ऐसे सोचते थे ना कि 10th स्टैंडर्ड है, या मतलब पढ़ने के बाद भी इंग्लिश नहीं आता। कहीं कभी हमने सुना है कि डेफ लोग बहुत अपनी एजुकेशन में आगे बढ़े हैं, या 12th पास किया है, बीकॉम कर लिया है, नहीं है। हमने नहीं सुना। हर स्कूल में उन्हें कॉपी करने के लिए दिया जाता है। तो जब हम मतलब ऐसे कोई एक डेफ स्कूल मतलब था ही नहीं जो पूरा फोकस यहाँ रखे, डेफ एजुकेशन पे रखा जाए। और अगर हमें पढ़ाई बराबर से दी गई होती साइन लैंग्वेज में, तो शायद हम भी अच्छे से लिख और पढ़ पाते थे। जी बस सब यही था। एक पहली कक्षा से लेकर के 10वीं कक्षा तक हम पढ़ेंगे, वो स्कूल्स में यही पढ़ाई होती थी, और वो भी सब कॉपी करके होता था। तो यही देख करके मतलब मैंने ऐसे तैसे करके वो पढ़ाई तो कंप्लीट की, एजुके मतलब अपनी 12वीं हो गई, 15वीं कंप्लीट की। अलियावर जंग में जब मेरा 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, उसके बाद एक यही था कि मैं आगे क्या करूं। तो फिर मैं दिल्ली गया। दिल्ली, न्यू दिल्ली में इग्नो यूनिवर्सिटी थी, तो वहां पे जी साइन लैंग्वेज में एजुकेशन दी जाती थी, और बीए में लिंग्विस्टिक कोर्स चलता था वहां पे। BLPP BPP करके कुछ ट्रेनिंग था, 3 साल का ट्रेनिंग था। मैंने अपने माँ बाप पापा मम्मी को बताया, तो उन्होंने कहा कि नहीं आप मत जाओ। वो थोड़े परेशान हो गए कि दिल्ली में जाना है, इतने दूर रहना है, वहां पे ना रेंट पे रहना है। मतलब मैं 2003 से मतलब कहीं ना कहीं मूव ही कर रहा था। 2003 से ही मैंने अपने मतलब कभी पढ़ाई जब हैदराबाद शुरू की, चले गए, तो कभी हाँ, बॉम्बे कभी चले गए। हैदराबाद, कभी उल्हासनगर, मुंबई आए, और कहीं गए। तो ऐसा ही मेरा सफर रहा है। तो फिर मैं मतलब मैं महाराष्ट्र में भी बहुत छोटे से गांव से हूँ, कोई सिटी या तालुका नहीं, बहुत एक छोटा सा गांव है। वहां जी पे मतलब आपको पता होगा, गांव की ऐसी हालत होती है कि टाइम टू टाइम बस होती है, टाइम टू टाइम ट्रेन होती है। तो फिर उन्हें भी यही लगता था ना कि थोड़ा सा कि इतने दूर जाना है। हैदराबाद तो फिर भी वहां पे बस वगैरह मिल जाती है, बट दिल्ली जाना और वहां से वापस यहाँ आना ट्रेन से कैसे होता था कि बॉम्बे मतलब मुंबई जाओ, मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, फिर गाँव आना। जी तो बहुत मैंने मनाया, और मेरे माँ बाप ने मुझे अलाउ किया जाने के लिए। उन्होंने कहा ठीक है। तो वहां पे एक इंटरनेशनल सेटअप था, जहाँ पे लोग दुनिया के अलग अलग कोने से लोग आके पढ़ाई करते थे, बिकॉज साइन लैंग्वेज लिंग्विस्टिक स्टडीज थी, साइन लैंग्वेज में था। मेरा ऑलरेडी बीए हो रहा था, बट फिर भी मैंने वहां पे एनरोलमेंट की। 1 साल जो प्राइमरी लेवल का होता है इंग्लिश में, साइन लैंग्वेज दिया जाता है। और इस सारे वक्त तक मैंने जो पैसे पैसे मतलब अलियावर जंग में काम करके, या जो भी अलियावर जंग में भी मतलब काम करने के लिए मैं फुल टाइम काम करता, तो आई गेस हम कुछ 8 या 9 हजार रुपए पगार आती थी। तो यहाँ पे फिर रहना, भाड़ा, खर्चा, खाना वगैरह, तो मैं सिर्फ 2 या 3 हजार रुपए बचा पाता, फिर अपने पापा मम्मी पे डिपेंड होना पड़ता था। तो जी मेरे माँ बाप जो है वो भी खेत में काम करते थे, और वो मुझे सपोर्ट करते थे। दिल्ली में रहना भी बहुत एक्सपेंसिव था, बहुत महंगा था वहां रहना। वहां पे एजुकेशन की पढ़ाई, मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत सपोर्ट किया उसमें। और फिर मैं जब वहां गया, तो हम हमारा मतलब जब कम्युनिकेशन होने के बाद, मैंने वहां पे बहुत सारे एजुकेशन मतलब कैंपस वगैरह, कैंपेन वगैरह को लीड किया। तो वहां पे भी मेरा एजुकेशन इम्प्रूव होने लगा। मैं खुद से लिखने लगा था इंग्लिश में, थ्योरी पार्ट लिखने लगा था। तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन फिर भी मेरे कहीं ना कहीं ऐसे लगता है ना कि इतनी उम्र होने के बाद में एट द एंड हम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तो काम बहुत ज्यादा जरूरी है। वो जी जो ट्रेनिंग थी वो 4 साल की थी, और मेरा बीए ऑलरेडी हो चुका था। तो फिर मैंने
और मेरे पापा जो है वो बहुत ज्यादा परेशान हुआ करते थे मेरे लिए, और हमेशा बोलते थे नहीं कि तुम आ जाओ यहाँ पे। जैसे वो हमेशा, पहले तो ऐसे होता था कि तस्लीम को फोन जाता था, फिर तस्लीम मुझे वीडियो कॉल पे बताती थी या मैसेज करती थी, क्योंकि पहले वीडियो कॉल नहीं थे, तो हमें ऑनलाइन या इंटरनेट पे उनको कॉल करके बताना पड़ता था। और उसके बाद में एक होता था कि वो मैसेज पे हमें उन्हें बताया करती थी। फिर जी मैंने ये रियलाइज किया कि हमें काम करना बहुत जरूरी है। मैंने जी अपना जीरो, मतलब जो फर्स्ट ईयर था वो कंप्लीट किया 4 साल में से। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स वहां बने थे और सभी को मैं भी मिस करता हूँ, वो मुझे मिस करते हैं। फिर वहीं पे मैंने वो ट्रेनिंग करते करते जो इंडियन साइन लैंग्वेज का बी लेवल भी कंप्लीट किया, जो कि 3 महीने का वहां पे ट्रेनिंग था, वो कंप्लीट किया। प्रदीप जी, बट मैं थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगा आपको यहाँ पे। आपकी जो जर्नी, मतलब जिसमें जो सबसे बड़ा जिसका रोल रहा मुझे जो समझ में आ रही है, एक तो पर्सनल लेवल की अगर हम बात करें, आप कमिटेड रहे, कंसिस्टेंट रहे, और जो भी शुरुआती लेवल पे चैलेंजेस रहे थे उनको उनको चैलेंज के रूप में नहीं लिया, शायद आपने अपॉर्चुनिटी के रूप में लिया और आप आगे बढ़ते गए। जगह कोई मैटर नहीं करता था, एक छोटे से गांव में आने के बावजूद बड़े शहर में गए, फिर वहां से शिफ्टिंग की है। शिफ्टिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। सो कहीं ना कहीं आपने अपने माइंड को एकदम से ओपन कर लिया था, और जिसके वजह से आप आगे बढ़ते गए। देन नॉर्मली जो पेरेंट्स का एक सोच होता है कि अरे हम अपने बच्चे को अकेले कहाँ छोड़ें, बड़े शहर में कैसे करेगा, क्या करेगा, उस लेवल का भी चैलेंजेज आया, तो उसको भी आपने बहुत अच्छे से हैंडल किया और आगे बढ़े, और कहीं भी अपने आप को रोका नहीं। एजुकेशन में अपने आप को एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, इट्स लाइक कंटिन्यू आप करते गए। नॉर्मल जो एजुकेशन होती है वहां पर भी आपने अपने आप को ग्रेजुएशन कंप्लीट करा। दूसरा, साइन लैंग्वेज की अगर हम बात करें, ए लेवल पहले किया, फिर बी लेवल कंप्लीट किया। सो ये अपने आप में ये जर्नी बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इंस्पायरिंग है। लेकिन यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये तो आपकी पर्सनल जर्नी जहां पे एज ए इंडिविजुअल आपने ग्रो किया, और आज का सोसाइटी की अगर हम बात करें जहां मैक्सिमम लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। सो शुरुआती दिनों में पहले तो आपने अपने को इम्प्रूव किया और अपने आप को सेटअप करने के लिए डेफिनेटली आपने टाइम लगाया होगा। बट वो कौन सा टाइम आया जहां पे आपने सोचा कि नहीं, मुझे सिर्फ अपने लिए नहीं जीना है, मुझे अपने जैसे दूसरे लोगों के लिए भी कुछ तो करना है, और आपने ये नई शुरुआत करी। ये कौन सा मोमेंट है, कब हुआ, कैसे हुआ, इसको थोड़ा डिटेल में बताएं। ठीक है। सो ये स्टोरी भी इसी से रिलेटेड है। जैसे कि मैं दिल्ली से वापस यहाँ आया और बॉम्बे आया। बॉम्बे में आने के बाद अगेन फिर यही था कि मैं कहाँ पे रहूँ, कहाँ काम करूँ। तो फिर मैं चेन्नई गया। चेन्नई में भी वहाँ पे मैंने काम किया। वहाँ पे 6 महीने काम किया मैंने, कैसे ऐसे मतलब किसी तरीके से। और वहाँ थोड़ा प्रॉब्लम होती थी, खाना वगैरह बहुत अलग था, कल्चर अलग था। जी तो फिर मैं जॉब ढूंढ रहा था, बहुत जॉब ढूंढे। और लकीली यहाँ पे मुंबई में अंधेरी में एक कहीं पे कंप्यूटर से रिलेटेड काम था, जहाँ पे ना डेटा एंट्री का काम होता है। तो वैसे काम था, मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया भी गया, बट मैं खुद भी सेटिस्फाइड नहीं था। और अगेन फिर से बात करूं कि यहाँ आके मुंबई में रहना मेरे लिए, पहले अलियावर जंग में कैसे था कि मैं वहाँ क्वार्टर्स होते थे, तो हम जब काम करते थे कॉन्ट्रैक्ट में हमें रहने को मिलता था। बट यहाँ पे ऐसे नहीं था। मतलब जब हम प्राइवेट कंपनीज में काम करते हैं तो नहीं मिलता था रहने के लिए। तो फिर वहां जाके मैंने इंटरव्यू तो दे दिया अंधेरी में। मैं मतलब बस ट्रैवल करके आया था, एक बैग के साथ में था, रहने का कोई ठिकाना नहीं था। तो आप लोग को पता है मंत्रालय के गेस्ट हाउसेस होते हैं। जी मंत्रालय जो सीएम ऑफिस है, वहां पे गेस्ट हाउसेस है। तो मैं वहां पे लॉबी रहता था। वहां पे 1-2 दिन, मतलब 2-3 दिन के लिए रहने को दिया गया। तो मैं फिर वहां पे रहता था, एक ही बैग, एक ही शर्ट, मतलब ऐसे ही, मतलब कैसे भी कपड़ों में मैं चला गया था। हमें पता हो ना, हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो ग्रूमिंग होना, प्रोफेशनल ड्रेसिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब जी हम कॉलेज में थे तो कोई भी कैजुअल कपड़े पहन के चले गए तो सब चलता है। तो मैं एक थोड़ा ये भी सोचता था। तो फिर उसके बाद मुझे
वो अंधेरी का जॉब तो नहीं हो पाया, मैं इंटरेस्ट नहीं था, तो मुझे ट्रेनिंग के सेटअप में पता चला। तो वहाँ एक ट्रेनिंग सेटअप में मुझे एज अ टीचर काम करना था, तो मैंने इंटरव्यू दिया और लकीली मैं सेलेक्ट हो गया। तो मेरे पास दूसरे दिन ही काम की शुरुआत करनी थी और मेरे पास कपड़े नहीं थे। तो मेरे जो फ्रेंड थे अरविंद, जो बॉम्बे में थे, उनसे मैंने शर्ट मांगा और पहना। वहां पे 1 महीने की ट्रेनिंग में अपने जैसे बच्चों के लिए करता था। मुझे सोने के लिए यहाँ कोई ठिकाना नहीं था। मंत्रालय में जैसे 3 दिन का एक गैप, 3 दिन के लिए मुझे अलाउ किया गया था कि मैं वहाँ 3 दिन सोऊं। तो फिर उसके बाद ऐसे हो गया कि मैं अब कहाँ रहूं, कुछ 1 महीना तो निकाला, बट उसके बाद कैसे करूं। तो मुझे यही लगा कि ट्रेन में सोना ज्यादा बेटर है। तो मैं ट्रेन में रहता था, फिर ट्रेन में सोया करता था रात भर। सुबह वहाँ शौचालय जो होते, कॉमन शौचालय रेलवे वगैरह पे, तो स्टेशन वगैरह पे, तो वहीं पे नहाना, कपड़े धोना। और फिर पता है ना कि ट्रेन ऐसे ही करती है, विरार लास्ट में जब रात में होती है, विरार जाती है, विरार से चर्च गेट, फिर यार्ड में जाके रुक जाती है। तो ऐसे ही चलता था। फिर खाने का होता तो कभी कभी तस्लीम जो है हेल्प किया करती थी हमें। और बैंड्रा में एक होटल था जहाँ पे मैं हमेशा खाना खाया करता था। तो वहां पे खाना खाने के बाद में 12 बजे तक तो ट्रेन में ही अप डाउन चालू था। ट्रेन से यहाँ आ रहा है, वहां जा रहा है, यहाँ आ रहा है, वहां जा रहा है। और फिर रात में कोई एक स्टॉप पे, चर्च गेट स्टॉप पे आके मैं स्टेशन पे ही रहता था। ये सारी बातें मैंने अपने घर में नहीं बताई हुई थी क्योंकि वो परेशान हो जाते। बॉम्बे में घर लेना, भाड़े पे भी घर लेना बहुत महंगा होता था। तो ऐसे हो जाता ना, कितनी भी सैलरी लो बट कुछ नहीं बच रहा है, भाड़ा जी भी चला जा रहा था। तो फिर ऐसे ही कुछ महीने मैंने यहीं पे निकाले। मैंने अपने एक फ्रेंड से बात की, अपने स्टूडेंट से बात की कि वहां पे रेंट अरेंज हो जाएगा, कि 2-3 महीने मैंने पैसे बचाए और फिर वहां पे रेंट पे घर लिया। और फिर मैंने शुरुआत की अपने जैसे लोगों को मदद करने की। तो मैं गांव से भी बच्चों को बुलाता ताकि वो सीखें और वो काम करें और अपने फैमिली को सपोर्ट करें। तो जब वो मुंबई आते तो मैंने उन्हें यहाँ रहने के लिए भी सपोर्ट किया, उनके खाने के लिए सपोर्ट किया। और मेरा ट्रेनिंग वहां, मैं एज ए ट्रेनर जॉब करता भी था। तो बच्चों को जब बुलाया, तो ऐसे 1 साल मैंने कुछ 30-40 बच्चों को यहाँ बुलाया था गांव से, और उनका प्रगति के लिए काम किया था। और ऑलमोस्ट अभी इतने सालों से काम कर रहा हूँ, तो 1400 1500 बच्चों को ट्रेन करके उनको काम पे भी लगाया था अपने जैसे। और मैंने देखा, मैंने मतलब रियलाइज किया ना कि जो तकलीफें मैंने झेली है, जी रेलवे स्टेशन पे सोना, और वो भी वहां पे 2-3 महीने गुजारना, बहुत आसान नहीं होता है। और मैं नहीं चाहता था कि जो बच्चे मेरे जैसे यहाँ आ रहे हैं वो ये सारी चीजें सफर करे, वो ही तकलीफें करे। तो मैंने नाला सोपारा में एक घर से शुरुआत की, और ऐसे ही मैं करते करते 3-4 घर लिए। और मैं देखता हूँ आज मेरे बच्चे भी मतलब वहां पे ग्रो कर रहे हैं, उन्होंने अपना घर रेंट पे ले लिया है खुद से। फिर वो शादी भी कर रहे हैं, सेटल हो रहे हैं। और मतलब सांता क्रूज में मेरा काम का जगह थी, तो सांता क्रूज से विरार जाना, फिर डेली अप डाउन करना, ये सब मैनेज किया। बच्चों को देखा तो बहुत अच्छा लगता है कि, तो एक ऑर्गेनाइजेशन था, है वहाँ पंख, जहाँ पे ट्रेन पंख प्रोजेक्ट के लिए मैं काम करता था। 6-7 साल वहाँ काम किए। और इतना काम करने के बाद कहीं ऐसे भी लगता था कि नहीं, अब बहुत सेटिस्फैक्शन भी मिल रहा था। तो मैं खुद के लिए भी काम करता था, मैंने अपने घर के लिए भी देखा। भाड़ा मतलब जाता, बहुत भाड़ा जाता था, फिर भी मैंने बहुत ट्राई किया कि पैसे बचाए। उस वक्त मेरी भी शादी हुई, मैंने शादी की। शादी करना अगेन फिर से यहाँ पे वो आसान नहीं था। तो जी वो शादी को के बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। सो अच्छा हाँ, सो 1 मिनट रुकिए, जस्ट अमेजिंग एक ब्रेक ले अमेजिंग ले जर्नी। पानी के लिए। अच्छा, सो अमेजिंग जर्नी प्रदीप जी। आई मीन मैं बस मैं बस सोच ही सकता हूँ कि किस लेवल का स्ट्रगल आपने फेस किया होगा उस समय का। नॉर्मली कोई आपकी स्टोरी कोई मूवी से कम नहीं है। हम कोई मूवी में देखते हैं जहाँ पे कोई एक कैरेक्टर जो हीरो होता है गांव से आता है, उसके अपने पर्सनल लेवल के चैलेंज होते हैं, एंड यहाँ आने के बाद शहर के जो अपने चैलेंजेस हैं उनको फेस करना। सो इट्स मतलब वो सारी चीजें आपके साथ हुई हैं। तो आपकी पूरी स्टोरी मतलब कोई फिल्म से कम नहीं है। अब जब आपने जर्नी को आगे बढ़ाया और इन सब स्ट्रगल को पार करके एक लेवल पे पहुंचे, और जहाँ पे जैसा कि मैंने आपका प्रोफाइल देखा, आपने आपको सेलिब्रिटीज लोगों के साथ काम करने का मौका मिला,
मूवीज एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला, एंड अब तो आपकी एक अलग आइडेंटिटी बन चुकी है। सो मैं जानना चाहूंगा कि ये जो सक्सेस हुआ, मतलब एक लंबे स्ट्रगल के बाद जो आपको ये फाइनली सक्सेस मिला और अब एक अलग मुकाम पे हैं, इस सक्सेस का पीछे का राज क्या है, या यूं कहें कि वो कौन से टर्निंग पॉइंट रहे आपके लाइफ के, जिसके बाद आपको लगा कि मैं सही ट्रैक पे हूँ, और बेसिकली हाँ, आपके अपने सीक्रेट्स बताएं, अपने सक्सेस के सीक्रेट्स बताएं, किनको आप मतलब क्रेडिट देना चाहेंगे अपने सक्सेस के लिए? एक जस्ट 2 मिनट रुकेंगे हम, 2 मिनट के मतलब 1 मिनट के लिए जस्ट पानी के श्योर, ब्रेक करें, श्योर। पानी पी ले। सो एक्चुअली थैंक यू अमित, इतने सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछने के लिए। तो अगेन मैं यही कहूँगा कि जो मेरा मोटिवेशन या मेरा सपोर्ट मेरा हमेशा रहा है वो तस्लीम है, क्योंकि मुंबई जैसे शहर में आके आना और आगे बढ़ना बहुत डिफिकल्ट होता था। तो तस्लीम भी मेरी स्टूडेंट है, जैसे कि कहा है ना कि तस्लीम मेरी स्टूडेंट है, वो इंटरप्रेटिंग सीखती थी और वो मेरे लिए जैसे काम ही करती थी, मेरे पेरेंट्स से बात करना, उनको बताना। तो अ, और जब हम ट्रेनिंग के दौरान थे तो वो एक अटैचमेंट भी बढ़ता गया एक दूसरे से बात करते करते। यहाँ पे बांद्रा में जब हम रहते थे तो खाने की मदद करना और बहुत सारी जो मेरी मुश्किलें होती थी, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं तस्लीम थी जो थी कि हाँ नहीं हो सकता है, पीछे से बोलने के लिए कि नहीं सब कुछ हो जाएगा, कोई टेंशन मत लो। फिर अगेन जब हम लाइक हमारे हमें हम साथ में काम करने लगे बहुत सारा साइन लैंग्वेज को लेकर के, साइन लैंग्वेज कम्युनिटी में जब हमने पहली बार अमिताभ बच्चन जी को हम साइन लैंग्वेज सिखाने गए थे, तब भी जहाँ पे हमें नेशनल एंथम साइन लैंग्वेज में करना था, तो स्लैड जो स्टेट लेवल एसोसिएशन ऑफ द डेफ, जिनका जी, मैं पहल फाउंडेशन का तो मैं डायरेक्टर हूँ, वो मैं बाद में हमने शुरुआत किया, बट स्टेट लेवल एसोसिएशन ऑफ द डेफ जहाँ पे मैं अभी सेक्रेटरी हूँ, जनरल सेक्रेटरी। तो उसके थ्रू हमें ये अमिताभ बच्चन जी से मिलने का और उन्हें सिखाने का मौका मिला था। तो ऐसे ही हो गया था कि वो एक बहुत बड़ा सक्सेस भी था हमारे लिए, क्योंकि गांव से होने के बाद सारे गांव में ऐसे हो गया कि प्रदीप ने मतलब साइन लैंग्वेज सिखाया है और सभी के सभी बहुत खुश हो गए थे। फिर ऐसे ही चलते चलते बहुत सारे एक्टर्स को सिखाने का, सलमान खान जिसमें एक और बहुत बड़े सेलिब्रिटी है, तो मौका मिला। और तस्लीम थी मेरे साथ में जहाँ पे वो मेरे लिए एज ए इंटरप्रेटर काम करती थी। तो ऐसे ही होता था कि हम साइन लैंग्वेज सिखाते थे उन्हें, कहीं ना कहीं कोई शोज को लेकर के हम साइन लैंग्वेज सिखाते थे, तो लोगों को लगता है कि हम जब उनके साथ काम करते हैं एक्टर्स के साथ तो हमें बहुत अच्छी तनख्वाह मिलती होगी या पगार मिलती होगी, बट ऐसे नहीं था। हमने उनके साथ में जब काम किया एज ए वॉलंटियर, हमने उन्हें सर्विस दी जी, उन शोज के लिए, ताकि हम हर बार हम पैसा नहीं सोच सकते ना, हर काम में पैसा नहीं सोच सकते। हमें जी, ये भी लगा कि एक जहाँ पे एक्टर्स आ जाते हैं, मतलब एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म अपने आप में ही खुल जाता है। तो साइन लैंग्वेज के लिए एक बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म खुल रहा था जब एक्टर साइन लैंग्वेज सीख रहे थे। तो मैं एज लाइक बीइंग एक पर्सनालिटी, मैं एज डेफ मतलब डेफ एडवोकेसी भी करता हूँ, और मैं बहुत ज्यादा बात करता हूँ, और एक मतलब मैं जैसे तस्लीम और मेरा बहुत एक अच्छा रिलेशन रहा है। और हम और वो मेरी बेटर हाफ है, वो मेरी वाइफ भी है। तो जी, हम लोगों को एक ऐसे भी था कि शादी करना वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि हम कैसे करें, और माँ बाप थे ना, नहीं चलो चलो शादी कर लो, अभी बहुत उम्र हो रही है, गांव में तो इतना लेट कोई रुकता भी नहीं है। जी, तो और यंग मतलब कितने जल्दी भी, मतलब कितने यंगस्टर्स होंगे वो लोग शादी कर लेते हैं, तो मेरे पापा मुझे फोर्स भी करते थे।
तो बहुत सारी लड़कियां थी, इवन डेफ लड़कियां, कुछ कोई तो एमएलएस की लड़कियां होती थी, शादी करने के लिए मुझे ऑफर्स आए थे। तो मैं हमेशा से मतलब मना करते रहा, और मैंने बहुत सारी लड़कियों को मना किया, क्योंकि उस टाइम मैं ये सच में नहीं सोचता था कि मुझे शादी करनी है। उस टाइम ऐसे था कि मेरी पढ़ाई हो, मैं पैसे कमा, सेव करूं, और एक कुछ लेवल पे पहुंचूं, अब एक अपनी जिंदगी में कुछ करूं। तो जी इतना सब मतलब करने के बाद जब हम दोनों साथ में काम करते थे, तब हम एक टाइम आया जब हमें रियलाइज हुआ कि हमें ये स्टेप उठाना चाहिए। तो हमारे लिए बात हुई, घर में बताएं कैसे। देखते हिंदू मुस्लिम है, फिर डेफ और हियरिंग है, तो फिर वो एक बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता था। तो फिर माँ बाप को एक्सप्लेन करना, पता है आप लोग समझते होंगे, फिर कहीं थॉट आया कि हम भाग के शादी करें, बट कहीं वो सही नहीं लगा, तो हमने उसको कैंसिल ही कर दिया पूरी तरीके से। फिर किसी तरीके से हमारे पेरेंट्स राजी हुए, हमने शादी की, हमने घर लिया। तो ये सारा चीजें मतलब हमेशा से ना एक रहा है। तो हाँ, तो एक यही कहूंगा कि तस्लीम मेरे साथ में होना, मतलब मेरा जो सक्सेस है वो शायद तस्लीम की वजह से है, क्योंकि अगर वो सपोर्ट नहीं करती है, होता है ना कि हम हर एक आदमी के पीछे सक्सेस का औरत का ही हाथ है। तो उसी क्या तरीके से एक सक्सेस में वो हमेशा मेरे पीछे थी, हमेशा किसी चीज में कभी प्रॉब्लम नहीं आया हमें। हमने घर लिया, हमें ऐसे लगता था ना हम कैसे घर ले सकते हैं मुंबई जैसे शहर में। जी तो हमने घर लिया, फिर हमने जो मेरे जैसे और डेफ लोग थे, हमने उन्हें यहाँ रहने के लिए भी दिया, क्या क्योंकि बात। उन्हें घर की जरूरत थी। वो खाना खुद से अरेंज करते थे, बट यहाँ पे हम उन्हें अपने घर में ही रखते थे, ताकि जी एटलीस्ट उनके रहने की समस्या हल हो जाए। हम लोग बहुत बार सोचते हैं ना कि एक दिन आए, हमारे घर में मेहमान आते हैं, हम चले जाते हैं माँ अपने, और शादीशुदा घर में हम ज्यादा अपने बच्चों को या दूसरे लोगों को रहने नहीं देते। बट जी ये मिसअंडरस्टैंडिंग हमारे घर में कभी नहीं हुई, तस्लीम ने हर काम में मुझे सपोर्ट किया। सो वेरी नाइस वेरी नाइस। यही एक है। तो ये नो डाउट आप दोनों का मतलब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ये तो आप लोगों का बॉडी लैंग्वेज में ही दिख जाता है, और कोई इतना ज्यादा कैसे समझ सकता है। लैंग्वेज एक बात है, एक मतलब वो आर्ट साइन लैंग्वेज सीखना एक अलग बात है, लेकिन एक होता है ना किसी इंसान को एकदम दिल के गहराइयों तक समझना। सो वो कहीं ना कहीं आप दोनों को देख के ही लगता है। एंड आपने सही कहा, हर एक इंडिविजुअल के पीछे एक इंसान के पीछे का सक्सेस के पीछे एक औरत का हाथ होता है। सो आपके साथ भी ऐसा है। सो ऐसा तो हमने बहुत सारे सेलिब्रिटीज का एग्जाम्पल देखा है। सचिन तेंदुलकर भी अपने सक्सेस के पीछे अपनी वाइफ अंजलि को का नाम लेते हैं। सो दैट ये बहुत बड़ी बात होती है। एंड रियली इस मामले में आप लकी रहे हैं कि आपको तस्लीम जैसी वाइफ मिली। सो तस्लीम जी एंड प्रदीप जी, मैं आप दोनों को ही ये पूछना चाहूंगा कि एक बात होता है ना कि इंसान अपने फैमिली लाइफ और इन सब चीजों में जब पड़ जाता है तो अपने ही लाइफ में बिजी हो जाता है। लेकिन आपकी जो जर्नी दिखती है वो कहीं से ये नहीं लगती है कि आपकी जर्नी सिर्फ अपने तक सीमित रही है। आपने इसको नेक्स्ट लेवल तक लेके गए, पहल फाउंडेशन की शुरुआत करी। और सो बेसिकली पहल फाउंडेशन की शुरुआत करना और पहल फाउंडेशन के जरिए आज के डेट में वो कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जो आप लोग कर रहे हैं, इनके बारे में डिटेल में बताएं। ठीक है। सो पहल फाउंडेशन की अगेन, हाँ, तो हमने जब शुरुआत की 2018 में, पहल फाउंडेशन की शुरुआत की, तो जो हमारे ट्रस्टी है अनिकेत सेलगांवकर, मैं जो भी कर्ण बधिर है, तो वो और मैं, हम दोनों भी डायरेक्टर्स और फाउंडर डायरेक्टर है पहल फाउंडेशन के। अनिकेत सेलगांवकर की जो बहन है मीनल सेलगांवकर, वो ट्रस्टी है, और तस्लीम हमारे ऑर्गेनाइजेशन में सीईओ है। तो जैसे मैंने कहा कि हमारा इतना एक्सपीरियंस, मेरा एक्सपीरियंस साइन लैंग्वेज कम्युनिटी में, डेफ जी कम्युनिटी में, एजुकेशन पर जो हमारा मुद्दा है एजुकेशन को देना। तो हमने 2018 में बहुत सारी प्लानिंग की थी। 2018-19 में एक हैप्पी हैंड स्कूल है उड़ीसा में, जो शिवाजी पांडा सर चलाते हैं। तो वैसा ही एक सेम मॉडल हमें महाराष्ट्र में सेटअप करना है, वो एक हमने प्लान करके रखा हुआ था। तो ऐसे
हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी अभी शुरू किए, क्योंकि एजुकेशन मतलब इवन महाराष्ट्र में इंग्लिश की भाषा हो गई, या हिंदी है या मलयालम है, जो भी रीजनल लैंग्वेजेस होती है, तो ये हमारे बच्चों को नहीं आती। तो हमने ये शुरुआत की कि एटलीस्ट रीजनल लैंग्वेज जो हमारे डेफ बच्चे हैं उन्हें आए। तो एक मतलब हम बहुत पहले से शुरुआत किए हुए थे कि हम करें, बट कोरोना के चलते हम नहीं कर पाए। हमने कहीं पे स्कूल वगैरह का प्रिपरेशन किया है, परभणी में जहां हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस है, वहां पे स्ट्रक्चर भी रेडी है। तो जब हम प्लान कर रहे थे, हमारे 6 बच्चों का एडमिशन हो चुका था स्कूलिंग के लिए भी, और हमारे इंटर्न्स जा चुके थे पढ़ने के लिए, बट कोविड के चलते हम वो सक्सेस नहीं हुआ, और फिर हमें रुकना पड़ा, हमें गैप लेना पड़ा बच्चों के पढ़ाई के लिए, छोटे बच्चों की पढ़ाई के लिए, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा स्टेप होगा आई गेस डेफ एजुकेशन में महाराष्ट्र में। फिर हमने देखा कि ऑनलाइन सिस्टम आ रहा है, तो इतने 1 सालों में हमने 2000 से ज्यादा लोगों को ट्रेन किया है ऑनलाइन स्ट्रक्चर में। पार्टनरशिप के साथ हम कुछ एम्प्लॉयबिलिटी ट्रेनिंग चलाते हैं, ट्रेन पंख के साथ हमने पार्टनरशिप की है। AIF एक ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे उनके साथ एम्प्लॉयबिलिटी के लिए पार्टनरशिप की है, और हम हमारे प्रोग्राम्स रन कर रहे हैं, और कुछ हमारे लैंग्वेज लिटरेसी प्रोग्राम्स चल रहे हैं, मराठी और मलयालम मराठी वगैरह को लेकर के। प्लस हम साइन लैंग्वेज भी सिखा रहे हैं बोलने सुनने वाले लोगों को। तो 200-250 ऐसे हमने लोगों को ट्रेन किया है कि वो वॉलंटरीली हेल्प कर सके या सपोर्ट कर सके डेफ कम्युनिटी को। जैसे कि कोई माँ बाप है या वो अपने बच्चों से बात करने के लिए साइन लैंग्वेज सीखे। और ऐसे ही हमने कुछ इवेंट्स किए जहाँ पे ना अवेयरनेस इवेंट्स किए, बट अब वो अवेयरनेस इवेंट्स नहीं हो पा रहे हैं बिकॉज कोविड के चलते। बट ऑनलाइन हम ये सारे प्रोग्राम्स कर रहे हैं ताकि और ज्यादा से ज्यादा साइन लैंग्वेज को लेकर के अवेयरनेस क्रिएट हो। और तो ये कर रहे हैं। और आपको पता है कि जो पाकिस्तान से रिटर्न जो लड़की है गीता जी, तो हाँ, तो हमने उसे भी सपोर्ट किया। अभी वो हमारे ही ट्रेनिंग सेंटर में है परभनी के। तो ओके, उसके माँ बाप नहीं है, हम ढूंढ रहे थे, तो और लकीली हमें मिल चुके हैं माँ बाप, महाराष्ट्र के ही एक गांव से है। तो हम उसे भी सपोर्ट कर रहे हैं, उसे ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो इस सारी चीजों में गवर्नमेंट से तो हमें कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, बट जो भी मतलब हमारे जो ट्रेनिंग है जो हम डेफ लोगों के लिए कर रहे हैं, जी, जो फीस कलेक्ट होती है वो फीस से ही हम हमारे टीचर्स को दे रहे हैं, टेक्नोलॉजी का एक्सपेंस निकाल रहे हैं, गीता है उसका खर्चा निकाल रहे हैं। तो हमने देखा है ना, बहुत सारे बोलने सुनने वाले लोगों ने सक्सेस किया है। बट ये एक जो मॉडल है वो डेफ लेड मॉडल है। मतलब यहाँ पे डायरेक्टर्स भी डेफ है, क्योंकि बहुत बार ऐसे हो जाता है ना कि हर ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्टर्स बोलने सुनने वाले हैं बट उन्हें खुद को भी साइन लैंग्वेज नहीं आती है। तो वो अपने आप को उनके शूज में रख के कैसे समझेंगे कि वो किस तरीके से मतलब दिखा रहे हैं सभी कि हम डेफ लोगों के लिए अच्छा डेफ काम वाले कर हाँ, रहे हैं। हाँ, लेकिन एक्चुअल में वो लेकिन है नहीं, एक्चुअल बहुत में बड़ा वो गैप नहीं है। है। हाँ, जी, जी, वो एक्चुअल में वो नहीं है। वो इक्वालिटी यहाँ लेकर आना, तो यहाँ और सभी पहल में इसीलिए आया। हम हर बार होता है ना कि नहीं डेफ कुछ नहीं कर सकते, जी, बोल नहीं कर सकता। तो ये हम ये भी दिखाना चाहते हैं कि नहीं, अगर हम नहीं बोल सुन सकते बट हम सब कुछ कर सकते हैं। फैंटास्टिक, रियली अमेजिंग। मतलब तो आपकी पहल बातें। की जब मैं एक बात करूं, तो पहल ये एक डेफ लेड ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे लीडर्स भी डेफ है, और जो जहाँ पे ट्रेनर्स भी डेफ है। सिर्फ हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 3 लोग हैं जो बोल सुन सकते हैं, तस्लीम, सदफ और एक मीनल ताई। बट बाकी के सारे ही हमारे ट्रेनर्स, हमारे अकाउंटेंट्स सारे डेफ है। बिकॉज जैसे कि कहा ना कि डेफ लेड मतलब के डेफ लोगों के लिए, डेफ की वजह से और डेफ के लिए ही रहेगा। तो क्या एक बात है, क्या बात है। ये कमाल की बात है कि आपने एक क्योंकि आपने खुद इस चैलेंज को फेस किया था, तो शायद इस वजह से आपने सोचा कि मेरे जैसे और लोगों को कम से कम ये फेस ना करना पड़े। आपने पहल की शुरुआत की और आज पहल के जरिए हाँ जी, हाँ पूरे कम्युनिटी को आप एक अच्छी सर्विस दे पा रहे हैं, और सिर्फ सर्विस ही नहीं दे पा रहे हैं, उनको इंडिपेंडेंट बना रहे हैं सो दैट वो आगे अपने पैरों पे खड़ा रहे। सो प्रदीप जी, आपके लाइफ में ट्रेनिंग का बहुत बड़ा योगदान रहा है।
ट्रेनिंग के वजह से आज आप जो कुछ हैं और इसको आप नेक्स्ट लेवल में लेके जा रहे हैं। अब आप दूसरों को ट्रेन कर रहे हैं, दूसरों को इंडिपेंडेंट बना रहे हैं। लेकिन जैसा कि आपने बहुत सारे चैलेंजेस आपने बताए, बट उन चैलेंज में भी ऐसे कौन से इंसिडेंट रहे होंगे, हम जानना चाहेंगे, जिसके बाद आपको लगा कि अब हम राइट ट्रैक पे हैं, अब हमें पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं। वो बोलते हैं ना आहा मोमेंट ऑफ लाइफ, कि अब हम जो मतलब वो बोलते हैं ना चैलेंजेज वाले दिन गए, अब हम कंप्लीटली राइट ट्रैक में हैं, अब आगे अच्छा ही होने वाला है। सो ऐसे वो कोई इंसिडेंट आपको याद आता है जिसके बाद आपको ये फील हुआ, प्लीज शेयर करें। आप कुछ और थोड़ा मतलब एक्सप्लेन करेंगे कुछ एग्जांपल देके, तो जिससे मैं समझ सो पाऊँ और बेटर सो वे में। टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ, क्योंकि शुरुआत में आपने 7-8 साल तो काफी चैलेंज फेस किए थे, लेकिन एक टाइम आया ना, फिर आपको एक ट्रैक पे आ गए। बट ट्रैक पे भी आने से ऐसा नहीं होता कि सब कुछ ठीक हो गया। आपकी शादी हो गई, आपने ठीक है सेलिब्रिटीज और इन सब से मिलना, इंटरेक्शन करना, बड़े बड़े काम मिलने चालू हो गए, पैसे का वो प्रॉब्लम नहीं रहा शायद लाइफ में। बट देन एक होता है ना कि टर्निंग पॉइंट, उसके बाद लगा होगा आपको कि अब मैं सही ट्रैक पे हूँ, अब मुझे पीछे मुड़ के देखने की जरूरत तो हाँ, जैसे कि कहा कि जब पहले तो हमारा कोई स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट नहीं था, कैसे करे क्या करे, जो हो है। जी रहा था, बट हमने कंटिन्यू किया, हमारे जो इरादे थे हम करते गए, हमने पहल की शुरुआत की। और जैसे जैसे हमारी ट्रेनिंग होते गई, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्पावर करने लगे। हमारी वजह से ज़्यादा लोग जब आगे बढ़ रहे थे, इंडिपेंडेंस उन्हें मिल रहा था, तो तो वहां ऐसे लगा कि नहीं, हम अब सही काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे बच्चों का ग्रोथ हो रहा था। जी हमें हमारी टीम का सपोर्ट बैकएंड से था ही, तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि अब हम सही ट्रैक पर भी है। बट हाँ, आई गेस एक थोड़ा सा एक है कि हमें वो स्कूल शुरू करना है जितना जल्द से जल्द हो सके, जी बिकॉज वो एक बहुत इम्पोर्टेंट है। और हम बहुत बहुत उत्सुकता से वेट कर रहे हैं कि ये कोविड खत्म हो जाए और हम बहुत जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी एजुकेशन को शुरुआत करें। और ऑनलाइन की बात है तो सीमित हो जाता है, क्योंकि गांव में लोगों के पास में मोबाइल्स नहीं होते हैं, फैसिलिटीज नहीं होती है, तो और हमें इंटीरियर लेवल तक जाना है। तो ये एक चीज है जो अभी हम करने के लिए अभी भी मतलब वेट कर रहे हैं। एजुकेशन अडल्ट लोगों के लिए तो हो रहा है और हमें लग रहा है कि हम सही वे में है करते हुए, बट अभी भी कहीं ना जो छोटे बच्चों को एजुकेशन देना, बिकॉज वही एक राइट टाइम है, वही एक मतलब टाइम है जहाँ पे हम बहुत कुछ कर सकते हैं डेफ एजुकेशन में। जी और वो एक, जब बच्चों का जो एज चला जाता है तो फिर वो नुकसान हो जाता है बहुत बड़ा। और जो हमारा हुआ है, हम नहीं चाहते कि वही नुकसान उन छोटे बच्चों का भी हो। जब सब वो शुरुआत में जो यंग है, तभी उनको मोल्ड करना बहुत आसान हो जाता है और उनके ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा है। क्या बात है। तस्लिम एंड प्रदीप जी, आपसे बात करते हुए एकदम समय का पता नहीं चलता है कि हम पिछले 45-48 मिनट से बात कर रहे हैं। प्रोग्राम ऑलमोस्ट इन पे आ चुका है। जाते जाते हम जानना चाहेंगे आपसे कि आप बॉम्बे में हैं, महाराष्ट्र लेवल पे तो काम हो रही है, क्या महाराष्ट्र के बाहर के लोग, मतलब इंडिया के कोई और स्टेट से भी लोग अगर आपसे कनेक्ट करना चाहें तो उसके लिए भी क्या आप ओपन हैं, या फिर सिर्फ आप महाराष्ट्र के लोगों के लिए ही उनको हेल्प करने के लिए? नहीं नहीं, एक्चुअली जो हम पहल फाउंडेशन एक पैन इंडिया लेवल पे काम कर रहा है। जैसे ओके कि बताया हमने, हम मलयालम स्टडीज कर रहे हैं, मलयालम लैंग्वेज हम सिखा रहे हैं, एडवोकेसी का ट्रेनिंग दे रहे हैं, और बहुत ही जल्द हम असमी लैंग्वेज की भी शुरुआत करेंगे।
और कन्नड़ा लैंग्वेज और पंजाबी लैंग्वेज, जो हमारे क्या डेफ बात। बच्चों के लिए भी हम शुरुआत करने का सोच रहे हैं। अभी मलयालम क्लास में मैं ये बहुत मतलब प्राउडली बताऊंगा कि 40 बच्चे सीख रहे हैं मलयालम, क्या डेफ बात। बच्चे। तो जी। ऐसे ही ये एक पहल का भी हमारा एक एम है, ताकि हम रीजनल लैंग्वेज पे फोकस करें, बिकॉज वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है रीजनल लैंग्वेज पर, रीजनल लेवल पर भी। जी। तो पैन इंडिया लेवल पे पहल काम कर रहा है, और वेलकम करेंगे हर कहीं से भी। ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। सो अगर लोग आपसे कनेक्ट करना चाहें तो कैसे कनेक्ट कर सकते हैं आपसे? सो हमारे सोशल मीडिया पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे मुझे पर्सनली भी कर सकते हैं। हमारा वेबसाइट है www.dapehal.org, उस पर भी जाकर के हमारा फेसबुक अकाउंट है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तस्लीम को आप कॉल कर सकते हैं एनी टाइम। मुझे फ़ोन नहीं करें, बट मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और मैं अवेलेबल हूँ क्वेरीज के लिए। और नाउ, और अभी तो ऑनलाइन सोशल मीडिया पर भी हमें टैग कर सकते हैं। दैट्स फैंटास्टिक। जाते जाते मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप हमारे दर्शकों को अगर कुछ बोलना चाहें, कोई पर्टिकुलर मैसेज देना चाहें, कुछ भी आप बोलना चाहें तो प्लीज दे सकते सो एक इम्पैक्टफुल मैसेज मैं यही कहूँगा कि आई होप कि बहुत सारे लोग अभी मुझे देख रहे होंगे। सो हैं। जी। हेलो आप सभी को मुझे देखने के लिए। आप मतलब हम यही सोचते हैं ना कि हम एक्सेसिबिलिटी की बात करते हैं, इंक्लूसिव की बात करते हैं, तो हमें इंक्लूसिव होना ज़रूरी है। लेकिन सबसे पहले एक्सेसिबिलिटी आती है, क्योंकि जब तक एक एक्सेसिबल एनवायरनमेंट नहीं होगा, तब तक इंक्लूसिव सोसाइटी नहीं बनेगी। तो हम ट्राई करें हर लेवल में हम एक्सेसिबिलिटी करें। डेफ लोगों को देखिए, डेफ लोगों के लिए सुनना, वो सुन नहीं सकते और बोल नहीं सकते। अगर अभी मैं तस्लीम को हटा दूं, इंटरप्रेटर ना रखूं, तो शायद अमित और मेरा भी कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, और किसी का भी नहीं होगा। तो अगर आपको हम इनिशिएटिव ले कि हम थोड़ा एटलीस्ट बेसिक साइन लैंग्वेज सीखे, माँ बाप जो जिनके बच्चे कर्णबधिर है, भाई बहन जिनके भाई बहन कर्णबधिर है, वो साइन लैंग्वेज सीखे, तो ऑटोमेटिकली एक एक्सेसिबल एनवायरनमेंट बनेगा। तो जहाँ पे हम हर बार कहते हैं ना, इंक्लूसिव चाहिए, इंक्लूसिव चाहिए। कैसे इंक्लूसिव सोसाइटी बनेगी जब तक हम उसे एक्सेसिबल बना ही नहीं रहे हैं? अगर हमारे पास इंटरप्रेटर्स नहीं है एक स्कूल में, तो हम कैसे इंक्लूसिव लेकर आएंगे वहां पे? हम इंक्लूसिव बोलने के लिए बच्चे लेकर आ रहे हैं। हम बात करते हैं तो जो ब्लाइंड कम्युनिटी है, या जो ऑर्थोपेडिकली चैलेंज्ड है, वो सुन सकते हैं, वो आप सुन करके आपको जवाब देंगे। बट डेफ लोगों के लिए जब तक वो आपको एज एन एक इंटरप्रेटर की मदद से, या उन्हें कैप्शंस नहीं मिलेंगे या सबटाइटल्स नहीं मिलेंगे, तो ये वो नहीं समझ पाएंगे। तो अगर हम सोसाइटी ही एक्सेसिबल बना रहे हैं, तो इंक्लूसिव तो ऑटोमेटिकली हो जाएगी, ऑटोमेटिकली लोग आएंगे वहां पर। तो सबसे पहले यही एक है, और एजुकेशन में हर एक स्टैंडर्ड में साइन लैंग्वेज को लेकर आए हमारा। और एक पहल में भी हमने एक ये पहल की है कि हम साइन लैंग्वेज को बहुत ज्यादा मतलब मोटिवेट करें, बहुत ज्यादा एक लेवल पे लेके जाए, क्योंकि डेफ लाइफ जीना इतना आसान नहीं है। नहीं होता। जी। जी। नहीं है। हम कोई यहाँ पे हमने देखा कि हमारे बच्चों को पीएचडी करने नहीं मिलती, एजुकेशन नहीं मिलता। बहुत सारे डेफ ब्लाइंड लोग हैं, बहुत सारे औरतों हैं जो लॉयर्स बन रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, बट डेफ नहीं कर पा रहे हैं, बिकॉज एजुकेशन में उन्हें एक्सेसिबिलिटी मिल ही नहीं रही है। तो यही है एक सो प्रदीप जी एंड तस्लीम, आप दोनों से ही बात करके काफी अच्छा लगा एंड आई एम श्योर कि हमारे दर्शकों को भी आपकी स्टोरी काफी इंस्पायरिंग लगी होगी। आपकी स्टोरी के जरिए से मैं अपने दर्शकों को यही बोलना चाहूंगा कि फ्रेंड्स, चैलेंज जो है इन्वायरमेंट में नहीं रहता है, हमारे आसपास नहीं रहता है, ये हमारे दिमाग में रहता है। अगर हम इसको चैलेंज के रूप में लेते हैं तो वो फिर हमारे लिए एक ऑब्स्टेकल बन जाता है, पहाड़ बन जाता है, हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। लेकिन अगर हम चैलेंज को, चाहे वो किसी भी रूप का चैलेंज हो, चाहे एजुकेशन का बात हो, लैंग्वेज का बात हो, बैकग्राउंड की बात हो, ठीक है, पैसे की बात हो,
अगर उसको हम ऑब्स्टेकल के रूप में लेते हैं और उसको हम अपने से बड़ा बना देते हैं तो हम वहीं स्टक हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम अपने चैलेंज को छोटा कर लेते हैं हम ऑटोमेटिक बड़े हो जाते हैं, फिर चैलेंज नहीं रह जाता है। ये बातें हमें प्रदीप जी के स्टोरी से समझ में आती है। पर एट लास्ट तस्लीम जी, मैं आपको धन्यवाद बोलना चाहूंगा क्योंकि आपने समय निकाला और आपके बिना तो ये कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकता था। मैं खुद दुविधा में था कि पता नहीं प्रदीप जी के साथ कैसे कम्युनिकेशन हो पाएगी, लेकिन आपके वजह से ये बहुत ही सिंपल हो पाया। एंड आई एम श्योर हमारे जो ये डिस्कशन हुई है इससे काफी लोगों को फायदा मिलेगा। जाते जाते एक हमारे व्यूअर्स का एक क्वेश्चन है कि अगर कोई पहल से जुड़ना चाहता है, नॉट कि उनको कुछ सीखना है बल्कि कंट्रीब्यूट करना है, सो कोई कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है पहल को, इसके बारे में बताएं। सो मैं डिटेल्स यहाँ पे मैं अपना व्हाट्सएप नंबर टाइप कर दूं, इज दैट ओके? तो आप श्योर। या सो आप शेयर कर दे तो आप, हाँ तो जैसा कि पहले ही तस्लीम जी ने बताया हाँ और कि आप ने मुझे बताया और कि हाँ पहल फाउंडेशन का सारा सोशल मीडिया में ऑलरेडी है, उनके कॉन्टेक्ट नंबर और उनके जो भी ईमेल आईडी, ये हम सारे लिंक अभी शेयर कर दे आपके साथ में। लिंक शेयर कर देंगे। ये ऐसे भी फेसबुक में पेज में लाइव जा रहा है, यहाँ पे हम अपने नाम नंबर और ईमेल आईडी शेयर कर देंगे। एट द सेम टाइम ये यूट्यूब चैनल में भी आने वाला है, वहां पे हम सारी डिटेल शेयर कर देंगे। सो एनीबडी फ्रॉम अक्रॉस इंडिया और वर्ल्ड, कोई भी कंट्रीब्यूट करना चाहे पहल को सो कर सकता है। सो दैट्स रियली अमेजिंग। थैंक यू। तो प्रदीप जी एंड तस्लीम, आप सबों को एक बार फिर से दिल से धन्यवाद। एंड व्यूअर्स, नेक्स्ट एपिसोड में हम एक और नए इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू अमित जी। थैंक यू तस्लीम। थैंक यू, प्लीज कीप इन टच। श्योर।